स्वागत है बच्चे आप सभी को दीक्षा क्लासेस स्टडी की इस YouTube चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। पिछले वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे बात किए थे और आज हम चैप्टर नंबर 2 के ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बात करेंगे पार्ट 1 में और पार्ट 2 दो वीडियो आएगा इनका। ठीक है, ये पार्ट 1 में भी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का चर्चा करेंगे और पार्ट 2 में भी 40 MVVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का चर्चा करेंगे। सो प्लीज आप सभी बच्चे दोनों वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपका जितने भी चैप्टर नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 2 का मेरा नाम है मानव नेत्र में रंग बिरंगे संसार, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे कवर हो जाए। तो चलिए बिना देरी के हुए आज की प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में आपका अवतल लेंस होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होते हैं। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होते हैं। उत्तल लेंस, कोई लेंस नहीं होता है, अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में जो लेंस उपस्थित होते हैं उस लेंस का क्या नाम है? आपका उत्तल लेंस नाम है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? मतलब प्रश्न आपसे कह रहा है निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद या दीर्घ दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष। तो तीन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोतियाबिंद के कारण आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी निम्न से कौन से दोष है जो नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो मोतियाबिंद के कारण हो जाता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच की सिल्ली का, अपवर्तन दर्पण, अवतल दर्पण का या उत्तल लेंस का या प्रिज्म का? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो प्रिज्म का उपयोग करते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव यानी विचलन कम होता है? लाल, हरा, पीला या बैंगनी? तो स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे कम होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों पांच का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। लाल का सबसे कम होता है, बैंगनी का सबसे ज्यादा होता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका छठा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है गोलीय बेलनाकार लेंस या उत्तल लेंस या समोत्तल लेंस या अवतल लेंस। तो दीर्घ दृष्टि दोष जिन भी व्यक्ति के आंख में हो जाते हैं उनमें कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं यानी कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों 6 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। तो प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका आठवां नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैंगनी, हरा, लाल या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे कम आपसे पूछ रहा है। तो 8 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी रंग का। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 9 नंबर प्रश्न कह रहा है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के परिकर्ण के कारण या प्रकाश का अपवर्तन के कारण या इनमें से कोई नहीं। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों 9 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश के परिकर्ण के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये जो सेशन चल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। सो प्लीज आप सभी बच्चे ध्यान से एक एक सेशन को देखेंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। आपका 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है आंख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह या समतल दर्पण की तरह या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आपका राइट आंसर क्या है? आंख कैसा व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका
11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 6, 4, 5, 3। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 5 प्रिज्मों से घिरा होता है। नए बच्चे जितने भी होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देंगे ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आपका 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? यानी यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि दोष से, या निकट दृष्टि दोष से, या जरा दृष्टि दोष से, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष से वह व्यक्ति पीड़ित है। ठीक है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम के छोटे छोटे निलंबन को कहा जाता है कोलाइट, पुंज, प्रकाश, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी माध्यम के छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, कोलोलाइट कहा जाता है। आपका राइट ये होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न का नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर, या 3.4 सेंटीमीटर। तो नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है विद्युत सिंगल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिंगल कौन उत्पन्न करता है? परितारिका, प्रकाश सुग्राही, या पुतली, या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत सिंगल कौन उत्पन्न करता है? तो प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में, या कॉर्निया में? तो सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है मेरे प्यारे बच्चों? 16 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो क्वेश्चन रिपीट है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न कह पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाले गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाले गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? परितारिका, अभिनेत्र लेंस, या नेत्रपटल, या रेटिना? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा, परितारिका। जिन भी बच्चों को जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप हमारे 8920713254 पे व्हाट्सएप करके आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। उससे भी नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में भी जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? दृक् तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका के भांति, या परिवर्तित द्वारक की भांति? तो आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो मेरे प्यारे बच्चों 19 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करती है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे पुतली कहते हैं, नेत्रपटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, या परितारिका कहते हैं? कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो 20 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, परितारिका कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो परितारिका कहते हैं। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और 20 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है वीडियो को लाइक कर देंगे। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं या बनते हैं? कॉर्निया, परितारिका, पुतली, या रेटिना, या दृष्टिपत्र? तो 21 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रेटिना या दृष्टिपत्र पर प्रतिबिंब बनता है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारे की टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर, परिक्रमण के सिद्धांत पर, या वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर, या इनमें से कोई नहीं? तो तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो मेरे प्यारे बच्चों 22 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अपवर्तन के सिद्धांत पे। क्या हो जाएगा? अपवर्तन के सिद्धांत पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका
23 नंबर प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दोष होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या जरा इसे या कहते हैं जरा दूरदर्शिता भी, और इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो 23 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो दूर दृष्टि दोष होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, सॉरी, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक से उल्टा तथा बड़ा, या वास्तविक उल्टा तथा छोटा, या वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। यानी नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा प्रतिबिंब बनता है, आपसे 24 नंबर प्रश्न यही पूछ रहा है। तो 24 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब रहता है, उल्टा तथा छोटा रहता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है उसमें कौन सा दोष होता है। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या वर्णाधता। क्या हो जाएगा, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 25 का राइट आंसर आपका जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है, तो दूर दृष्टि दोष होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपसे, ये रहा 20 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह होता है नीला, लाल, बैंगनी, या नीला और लाल दोनों। बताइए, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह रंग कौन सा है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बैंगनी। कौन सा रंग है, तो बैंगनी है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, ये रहा 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंखों के गुण को कहते हैं दृष्टियाता, सॉरी, दूरदृष्टियाता, या स्मंजन क्षमता, या निकट दृष्टियाता, या जरा दूरदर्शिता। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को देख सकना, यह आंख के कौन से गुण है। तो 27 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्मंजन की क्षमता। क्या हो जाएगा, स्मंजन की क्षमता। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। काफी गजब। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि जरा दूरदर्शिता, क्या हो जाएगा, 28 नंबर प्रश्न कह रहा है जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार से लेंस से किया जाता है। यानी जरा दूरदृष्टि भी कह सकते हैं, अवतल, बाइफोकल, अपसारी, या अभिसारी, किस लेंस से कर सकते हैं। तो 28 का मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर, आपका बी हो जाएगा, बाइफोकल लेंस से। जरा दूरदृष्टि दोष वाले पीड़ित व्यक्ति को कौन से लेंस लगता है, तो बाइफोकल लेंस लगता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपसे 30 नंबर प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न कर रहा है। 29 नंबर प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, एक स्वस्थ मानव नेत्र में निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं 0 से 25 मीटर, या 0 से अनंत, या 25 से 2.5 सेंटीमीटर, या 25 सेंटीमीटर से अनंत। एक स्वस्थ मानव नेत्र के निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो यानी मनुष्य का आंख स्वस्थ रहते हैं उसमें 25 सेंटीमीटर एवं अनंत तक के देखने की, यानी निकट 25 सेंटीमीटर, दूर अनंत तक के रहता है उनमें देखने की क्षमता। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न आज से आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, या आइरिस द्वारा। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं में के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 30 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सिलियरी पेशियों द्वारा। क्या हो जाएगा, सिलियरी पेशियों द्वारा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब टोटल का टोटल इस वीडियो में हम 10 प्रश्न देखेंगे, और पार्ट 2 आने वाला वीडियो है, यानी कल वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो उसमें हम क्या देखेंगे, पार्ट 2 में भी 40 MVVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे बात करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका।
आपका 31 नंबर प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है जो नेत्र दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वरनाधता। बताइए क्या हो जाएगा। जो नेत्र दूर दृष्टि वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। काफी गजब। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 32 नंबर प्रश्न, 32 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दूरदर्शिता में या इनमें से कोई नहीं। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में। किस में बनता है, तो निकट दृष्टि दोष में बनता है। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका, 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नेत्र की स्पंदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, नेत्र की स्पंदन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष या वरनाधता। तो आपका 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 33 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा, नेत्र की स्पंदन क्षमता होने से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, तो जरा दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 34 नंबर प्रश्न, 34 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, नीला, उजला, लाल या काला। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 34 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल काला प्रतीत होता है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 35 नंबर प्रश्न, 35 नंबर प्रश्न का श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनते हैं, यानी श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है, 3, 4, 5 या 7। श्वेत रंग कितने मेल के रंगों से बना हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चों 35 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 7 रंगों से। कितने रंगों से बना हुआ है, तो 7 रंगों से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 36 नंबर, 36 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, बैगनी, लाल, नीला या पीला। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो 36 का मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लाल का। किसका होता है, तो लाल का। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न करा इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना का आधारित है, यानी सॉरी इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का आधारित है, बनना होगा, वर्णना नहीं होगा, ठीक है, बनना। बताइए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का आधारित है, परिघटना पर आधारित है। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, सी हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। किस पर आधारित है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पे आधारित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 38 नंबर प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। यह भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, दूरदृष्टि दोष। क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 39 नंबर, 39 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसी कोलाइडी विलयन के निलंबित कणों से प्रकाश के परिकर्ण को कहा जाता है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के किरण को कहा जाता है, प्रकाश के परिकर्ण को कहा जाता है वायुमंडलीय प्रभाव या टिंडल प्रभाव या किंडल प्रभाव या टिंडल प्रभाव या क्वांटियल प्रभाव। तो मेरे प्यारे बच्चों 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। यानी किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकर्ण को कहा जाता है तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 40 नंबर प्रश्न, 40 नंबर प्रश्न और इस सब्जेक्ट से लास्ट, सॉरी इस सब्जेक्ट से नहीं, यानी इस चैप्टर के पार्ट 1 से लास्ट, पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन कर रहा है। यानी 40 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है या 25 मीटर होता है या 25 मिलीमीटर होता है या अनंत पर होता है। तो सामान्य मानव नेत्र के दूर बिंदु होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, अनंत पे होता है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 1 पे बात किए। पार्ट 1 में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे बात किए है और कल हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 पे बात करेंगे, जिसमें भी हम 40 MVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे बात करने वाले। सो प्लीज
आप सभी बच्चे ऐसे ही बने रहिए, नए बच्चे जितने भी होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे बनाएंगे, ताकि हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिल सके, जिससे हम आपका क्लास और भी बेहतर तरीका से दे सकें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच माय ऑल यूं ही बने रहिए दीक्षा फैमिली के इस यूट्यूब चैनल के साथ।